नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम चैनल के भी गुरुजी से मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और कुछ प्रश्न तो आपके आज ऐसे पूछे गए जो कि हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से थे। तो इसीलिए जब भी आप वीडियो देखें तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये वैसे कल शाम का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर वर्ष 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया आज कि फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता था। तो इससे पहले जब यूएस ओपन पूछा गया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच ओपन रहा वो जीता था इग स्वीतेक ने। क्या नाम है? इग स्वीतेक ने जीता था पहली बार अपना कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब महिलाओं वाला। और अगर हम लोग पुरुषों की बात करते हैं तो उसे जीता था रफाइल नडाल ने। तो ध्यान रखिएगा, महिला एकल इग स्वीतेक और पुरुषों वाला जीता रफाइल नडाल ने। फिर एक प्रश्न पूछा गया था दीपा मलिक से रिलेटेड। अब देखिए, मैं आपको सारे फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो 2016 में रियो पैरालंपिक हुआ था उसमें दीपा मलिक ने आपके पार्टिसिपेट किया था 60 फुट नाम के गेम में और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है 2019 में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल जो हमारे यहाँ पर इंडियन पैरालंपिक कमेटी है उसकी नई अध्यक्ष भी बन गई हैं दीपा मलिक। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं दीपा मलिक के बारे में। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे भी हैं जो कि 2019 वाले जीडी से पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही डिटेल में हम लोग 2019 के प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं। खास तौर पे जो आपके थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी डेली मेरी क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर दिन में 12 बजे। तो इस क्लास में शामिल होकर के ना केवल आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं बल्कि जो भी आपके डाउट हैं उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। और आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर है जीके वाले सेक्शन में इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 10 बजे मेरी डेली क्लास होती है जिसमें हम लोग पिछले 11 माह के यानी कि 2021 जनवरी महीने से जो भी करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण 1500 प्रश्न हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे पेड बैचेस भी मिलते हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस कोर्स परचेज करते समय आपको यूज करना है कोड KV10। इससे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। फिर भी अगर आप किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो लोदी वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि 1451 में लोदी वंश की जो स्थापना है ये की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये जो बहलोल लोदी थे इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का अधिकार था, यानी कि लोदी वंश के पहले कौन सा वंश था, ये आपको नीचे बताना है। अच्छा, आखिरी शासक का नाम भी पूछा जाता है तो उनका नाम इब्राहिम लोदी है। ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को जो आपके पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। तो उसी के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस समय भी वही उपराज्यपाल हैं, नाम इनका है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूटी बन चुके हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने थे उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इस समय हमारे कैग हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं हमारी कमला बुआ किस राज्य से हैं। ऑलरेडी ये इस साल एक परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा जो उपराष्ट्रपति हैं कमला बुआ ये हमारे तमिलनाडु से हैं, यानी कि जो इनकी माता थी वो तमिल कम्युनिटी की एक ब्राह्मण थी और ये आते हैं तमिलनाडु से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था काकोरी कांड से जुड़ा हुआ एक सवाल था। आपको पता होगा कि इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काकोरी कांड है इसका भी नाम बदल दिया है। ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के काकोरी में हुई थी 9 अगस्त 1925 को। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, अगर किसी को पता है तो नीचे आप बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी नियॉन गैस होती है इसका परमाणु क्रमांक क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नियॉन जो गैस है वह हमारी एक इनर्ट गैस है, यानी कि यह एक अक्रिय गैस है, यह आपको पता ही होगा। और अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 10। सबसे पहले आपका हीलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर आपका नियॉन आता है, फिर आता है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल का जो 18वां ग्रुप है जिसे आप लोग शून्य समूह भी कहते हैं, उसी में आपको अक्रिय गैसें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब हो गए थे आज़ाद। तो दरअसल जो हमारे नेताजी थे इनको कोलकाता में अंग्रेजों ने एल्गिन रॉड हाउस में कर रखा था नज़रबंद। तो हमारे जो नेताजी हैं ये 17 जनवरी 1941 को अंग्रेजों की नज़रबंदी से, यानी कि जो इनको हाउस अरेस्ट किया गया था वहाँ से हो गए थे गायब। तो ध्यान रखिएगा ये आज़ाद हुए थे 17 जनवरी 1941 को। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है। अब पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। जो भी यहाँ के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल के अंदर, मतलब हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो इसके हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। और इसका जो पदेन सभापति होता है वो आपके देश का होता है उपराष्ट्रपति। जैसे इस समय एमवी नायडू जी हैं तो वो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। और इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। सितारा देवी की बात करें तो ये हमारी एक गायिका भी थी। 2014 में इनका निधन हो गया था और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे कथक से रिलेटेड हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का कथक क्लासिकल डांस है उससे संबंधित थी सितारा देवी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो राग मियाँ मल्हार है इसका सर्जन किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, नाम था उनका बीरबल, और उन्हीं के द्वारा राग मियाँ मल्हार का सर्जन किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा तानसेन। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है कल भी पूछा गया था शाम वाले शिफ्ट में और आज भी पूछा गया है। आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो इकोनॉमिक्स है उसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के एक भाग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके जो हमारे जनक हैं इनका नाम है जॉन मिनार्ड कीन्स। क्या नाम है? जॉन मिनार्ड कीन्स इनका नाम है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको कुल कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको टोटल इस समय तक 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। और ये 22 भाषाएं कौन है इसके ऊपर भी आपकी थोड़ी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो प्रश्न होते हैं उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा है जो आपके 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो मोपला विद्रोह है ये कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जो मोपला विद्रोह है ये आपका 1921-22 में हुआ था। कहाँ पर? केरल में। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा मोपला विद्रोह ये आपके केरल में हुआ था 1921-22 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये कब शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें आपको पता होगा अब तो उज्ज्वला 2.0 भी शुरू हो चुका है इस साल। तो ये जो उज्ज्वला योजना है ये 2016 में 1 मई को शुरू किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में बीपीएल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया था। फिर प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो अमेरिकन ओपन की महिला एकल का खिताब है इसको किसने जीता था।
तो ध्यान रखिएगा, जो महिला एकल का खिताब है ये फिर से रिपीट हुआ है। ये जीता था नाओमी ओसाका ने। किसने? जापान की जो खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, उन्होंने जीता था। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पुरुष एकल की, तो ये जीता था आपके डोमिनिक थीम ने। ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो इस साल किसने जीता है? पुरुषों में जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने, और महिलाओं में जीता है आपके इमा रादुकानु ने, जो कि है ब्रिटेन की। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि फूलों की जो खेती होती है इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, तो इसे कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। अगला प्रश्न पूछा गया कि पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑलरेडी 2 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ये तीसरी बार है कि जब ये किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। नाम इनका है अवनी लेकारा। क्या नाम है? अवनी लेकारा इनका नाम है। इन्होंने इस साल जो पैरालंपिक हुए उसमें बैडमिंटन में 2 मेडल जीते। पहले इन्होंने गोल्ड जीता था, बाद में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली खिलाड़ी हैं पैरालंपिक की, पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके 2 पदक जीता है। नाम इनका है अवनी लेखारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला या पहले खिलाड़ी कौन है, तो पहले खिलाड़ी हो जाएंगे सुशील कुमार और पहली महिला हो जाएंगी आपकी पीवी सिंधु। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले पुरुष कौन हैं, तो उनका नाम है अरविंद झाझरिया। और अरविंद झाझरिया ने दोनों बार सिर्फ गोल्ड जीता था, 2004 और 16 में। इस साल इन्होंने जीता है सिल्वर। तो टोटल 3 मेडल जीत चुके हैं अरविंद झाझरिया। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ये आपको मिलेगी सतलुज नदी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 6 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 6 अप्रैल 1919 को जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया जाता है असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो 6 अप्रैल को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 13 अप्रैल को हुआ था जिसे हम लोग जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेगा और 1728 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख संविधान में आपको कहां पर देखने को मिलता है, मतलब किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संविधान की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो भाग 8 है उसके अनुच्छेद 239 से 42 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको मिलेगी आंध्रा में। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है जिनधागड़ा पीक। क्या नाम है? जिनधागड़ा पीक, और ये है आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि पूर्वी घाट की वह चोटी जो कि सबसे ऊंची है उड़ीसा में, तो इसका नाम है देवमाली। और देवमाली कहां पर है? तो ये है कोरापुट में। तो थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में एग्जैक्ट पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो कि गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे यहाँ पर मानस राष्ट्रीय पार्क है, आप सभी को पता होगा, असम में है, बिल्कुल भूटान के पास में। तो वहाँ पर आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, मानस नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अप्रॉक्स 92% जो हमारे देश के गोल्डन लंगूर हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले साल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई थी इसमें हमारी रैंक क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, हमारी रैंक इसमें थी 63। कितना था? 63 था। कौन जारी करता है ये? तो विश्व बैंक जारी करता है। और इस साल विश्व बैंक ने यह भी कह दिया है कि अब हम लोग आगे से इसको जारी नहीं करेंगे। टॉप पे कौन है? तो न्यूजीलैंड है यहाँ पर टॉप पे। फिर पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 2 प्रश्न लोगों के द्वारा बताए गए। कुछ ने कहा अखिल भारतीय किसान सभा कब शुरू हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा।
कुछ लोगों ने ये कहा कि पूछा गया था कि जो अवध किसान सभा है उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी। तो अगर हम उसकी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये अक्टूबर 1920 में हुआ था प्रयागराज में। अब एग्जैक्ट क्या था ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि देव दीपावली किस शहर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा जो देव दीपावली होता है ये मनाया जाता है वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के समय। तो ये मनाया जाता है वाराणसी में। फिर एक प्रश्न था कि जो जमवा रामगढ़ झील है इसका निर्माण किसने करवाया था। हालांकि अगर हम लोग इस झील की बात करें तो ये वर्ष 2000 में ही सूख चुका है पूरी तरीके से। इसका जो निर्माण है वो सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था 1876 में। ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी पूछा गया था। फिर एक प्रश्न था कि 1932 में महात्मा गांधी जी ने किस जेल में भूख हड़ताल किया था। तो ध्यान रखिएगा ये इन्होंने किया था यरवदा जेल में, जो कि आपको पुणे में मिलेगा, और समय था 16 सितंबर 1932। क्यों किया था? क्योंकि जो आपके जात के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी उसी के विरोध में ये आंदोलन मतलब ये हड़ताल की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि असम के जो चाय उत्पादक समुदाय हैं उनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है झूमर। अब आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लाइव क्लास में कि झूमर आपके असम का है, ये उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए और उसमें अगर सारे राज्य मिलते हैं तो आप लोग असम ही करेंगे, क्योंकि जो जीडी हुआ था पिछले साल उसमें भी ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर एक प्रश्न था कि साइमन कमीशन के विरोध में ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मसौदा है ये किसने तैयार किया था। तो ध्यान रखेंगे ये मसौदा मोतीलाल नेहरू ने 1928 में तैयार किया था। आशीष, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। तो ध्यान रखिएगा देखिए सबसे पहले जो 1938 में आपके कांग्रेस का सत्र हुआ था उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। कहां पर वो हुआ था? तो वो हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। उसके बाद में 1939 में जो त्रिपुरी वाला कॉन्फ्रेंस था एमपी में, उसमें भी अध्यक्ष चुने गए थे आपके नेताजी। और पता ही होगा कि पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीत गए थे, तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। बाद में जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो बने थे त्रिपुरी वाले सत्र के अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो 100वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। तो सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा 2015 में ये संशोधन हुआ था और इसके जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीनों की हुई थी अदला बदली। तो ध्यान रखिएगा ये 100वां है। 101वें की बात करें तो ये कौन सा है? 101वें के जरिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 102वें के जरिए जो हमारे यहाँ पर एनसीबीसी है यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 के जरिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया था 10% वाला। 104वें के जरिए जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे उनके मनोनयन को हटाया गया। उसके अलावा जो SC ST की सीटें होती हैं लोकसभा और विधानसभा में उसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और 105वां आप सभी को पता होगा इसी साल हुआ है। तो इसमें क्या है ये आप नीचे मुझे बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पिछले साल 5वीं बार IPL का खिताब किसने जीता था। तो इस टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। क्या नाम है? मुंबई इंडियंस ने पिछले साल 5वीं बार IPL का खिताब जीता था। इस साल हालांकि जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1944 में जो इम्फाल युद्ध हुआ था यह ब्रिटिश सेना और किसके बीच हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा जो इम्फाल युद्ध है ये ब्रिटिश सेना और हुआ था जापानियों के बीच में। किसके? जापान की सेना के बीच में हुआ था। और आप सभी को पता होगा कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो जापान का उस समय जो यहाँ पर मेन मुद्दा था या मेन उनकी जो लड़ाई थी वो ब्रिटिशर्स के साथ में थी और इसीलिए इम्फाल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा 8 मार्च 1944 से 3 जुलाई 1944 तक ये चला था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये पिछले कल का प्रश्न है कि जो क्रिश्चियन कोलमैन हैं जिनके ऊपर पिछले साल 2 सालों का प्रतिबंध लगा किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा 100 मीटर की दौड़ में ये वर्ल्ड चैंपियन थे 100 मीटर की दौड़ में, और ये हमारे थे स्प्रिंट रनर यानी कि एक धावक थे जिनके ऊपर पिछले साल लग गया था प्रतिबंध। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है।
अगर आज के शिफ्ट के कुछ प्रश्न आपको और पता हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं उसको ना केवल पीडीएफ में इंक्लूड कर सकूं, बल्कि जो आपके कल के शिफ्ट के प्रश्न होंगे उसमें भी उनको इंक्लूड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।